आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है निलपोटेंट मैट्रिक्स। सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा को समझते हैं, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट ए की पावर n इक्वल्स टू 0 and the smallest positive integer m such that a की पावर m equals to 0 is called index of a। यानी कि यदि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की पावर आप करते जाओ, यानी कि उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, और एक समय के बाद यदि आपको लगता है कि वो 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है? निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। लेकिन सर्वप्रथम कहाँ पर आया? यानी कि आपने a को 4 बार मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। a को 8 बार ही मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, a को 5 बार ही मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, a को 6 बार ही मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। लेकिन सर्वप्रथम जहां पर आया वो उसका इंडेक्स कहलाएगा। जैसे मान लिया ये आपके पास क्वेश्चन है 0 1 0 0। अब इस मैट्रिक्स में आप पाओगे ए स्क्वायर करने पे ही आपको 0 0 0 0 मिल गया, परंतु ए क्यूब करने में इसका मतलब ये नहीं कि 0 नहीं मिल रहा। देखिए, ए क्यूब मतलब हो जाएगा 0 यानी कि 0 1 0 0 इंटू 0 0 0 0। ऐसे क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये जो है a है और ये जो है a स्क्वायर है। अब गुणा करोगे तो तुम भी 0 आ जाएगा। a4 भी गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। a5 भी गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम कहाँ पर 0 आ रहा है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है और सबसे पहले 2 पर आया तो 2 इसका इंडेक्स कहलाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? a इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ये पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल मैं कर लेता हूँ a बराबर 0 1 2 0 0 3 0 0 0। आप पाओगे a स्क्वायर आपका आ जाएगा 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0। एक अभी 0 नहीं आया। अब a क्यूब कितना आया? a क्यूब बराबर आया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इसका मतलब एक बार तो 0 आ गया ना, तो ये आपका निलपोटेंट मैट्रिक्स है। लेकिन सबसे पहले कहाँ पर आया? 3 पे। तो ये क्या कहलाएगा? a इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ पर सबसे पहले 0 आएगा प्यारे बच्चों, उसी को उसका इंडेक्स बनाते हैं। अब बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनके मन में एक शंका होती है। वो शंका ये होती है कि सर, अगर कोई भी मैट्रिक्स दी गई है, उस मैट्रिक्स को हम कितनी बार गुणा करते जाएं? क्या पता हमने मैट्रिक्स दी है, हमने 4 बार गुणा किया 0 नहीं आया, 5 बार गुणा किया 0 नहीं आया, 6 बार गुणा किया 0 नहीं आया, 7 बार गुणा किया 0 नहीं आया, और तब हम कहाँ तक इसको गुणा करते जाएं? यानी कि हम ऐसे तो करते जाएंगे तो हमारा तो समय बर्बाद हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए एक मैसेज है मेरी तरफ से कि यदि a बराबर a11 a12 a13 a1n a21 a22 a23 a2n और इसी प्रकार an1 an2 an3 ann, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। कितने कितने क्रॉस कितने की है? n क्रॉस n की। अब ये हमें बताना है कि ये निलपोटेंट है या नहीं है। तो निलपोटेंट बताना है तो सर्वप्रथम आपको पता है इस a की पावर को आप करते जाना। a को a के साथ गुणा करोगे a स्क्वायर, आप देखोगे कि a स्क्वायर पे 0 आया है कि नहीं। फिर a क्यूब देखोगे कि a क्यूब पे 0 आया है कि नहीं। फिर a4 देखो a4 पे 0 आया है कि नहीं है। आप तब तक करते रहोगे जब तक ये 0 नहीं आता। 0 आ गया तो निलपोटेंट, नहीं आया तो नॉट निलपोटेंट। लेकिन प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा कि ये निलपोटेंट हम कब तक चेक करेंगे, कब तक इसकी पावर 0 आए ना आए, हमें क्या पता। तो हम देखो बेटा, अगर ये इसका ऑर्डर कितना है, इफ ऑर्डर ऑफ a इज n इज इक्वल टू n, देन यहां से दो कंडीशन, a की पावर n बराबर 0 आया तो हम बोलेंगे a इज निलपोटेंट। यानी कि ये a की पावर n तक 0 आ जाएगा तो आ जाएगा। यदि a की पावर n इक्वल्स नॉट इक्वल्स 0 आया तो ये मरते दम तक कभी भी 0 नहीं आएगा, कभी भी 0 मैट्रिक्स नहीं बनेगा, 0 मैट्रिक्स
नहीं बनेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर 3x3 की आपको मैट्रिक्स दे रखी प्यारे बच्चों, तो सिंपल सी बात है, वो 3 तक 0 आ जाएगा तो आ जाएगा, और 3 तक 0 नहीं आया तो जिंदगी भर नहीं आने वाला। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब एक नल मैट्रिक्स होती है, जैसे ये है। अब ये जो है नल मैट्रिक्स पहली पावर में ही 0, यानी कि ए की पावर 1 खुद ही 0 है, तो ये जो नल मैट्रिक्स है ये निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स विथ इंडेक्स 1, विथ इंडेक्स 1। एक यही मैट्रिक्स ऐसी है दुनिया में जो निलपोटेंट है और जिसका इंडेक्स 1 है, यानी कि नल मैट्रिक्स ऐसी है जो एन ऑर्डर की नल मैट्रिक्स वो एक ही होती है जिसका इंडेक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत सारे छात्रों के मन में आता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि यदि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, यदि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों के दोनों निलपोटेंट हैं, क्या उनका सम, क्या उनका प्रोडक्ट भी निलपोटेंट होगा या नहीं होगा? तो बताइए कैसे होगा, नहीं होगा तो एग्जाम्पल दीजिए कब नहीं होगा। इस स्थिति में जरा ध्यान से देखना, लेट ए बराबर प्यारे बच्चों मैंने माना 0 1 0 0, बी बराबर मैंने माना 0 2 0 0, इन दोनों को ऐड करो तो एक बार 0 3 0 0। अब जरा ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, निलपोटेंट, ये आपका क्या है, निलपोटेंट। इन दोनों का सम क्या आया, a प्लस बी, ये भी क्या आ गया, निलपोटेंट। तो पहला तो आपने ऐसा एग्जाम्पल दिया जिसमें a भी निलपोटेंट है, b भी निलपोटेंट है और दोनों का सम भी निलपोटेंट है। अब दूसरा एग्जाम्पल प्यारे बच्चों देते हैं, a बराबर मैंने मान लिया 0 1 0 0, b बराबर मैंने मान लिया 0 0 1 0। अब a प्लस बी करो, 0 1 1 0, और a प्लस बी का स्क्वायर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है, जबकि 2x2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसके मतलब इसका स्क्वायर करने पे 0 आना चाहिए था, तो इसका मतलब a प्लस बी का स्क्वायर किया आपने, आइडेंटिटी आया। तो यहाँ से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिली जो हमें सीखना चाहिए कि a निलपोटेंट यहाँ था, यहाँ b निलपोटेंट था, a प्लस बी भी आपका निलपोटेंट हो गया। यहाँ आपका a निलपोटेंट था, यहाँ आपका b निलपोटेंट था, लेकिन a प्लस बी आपका निलपोटेंट नहीं है। इसका मतलब हम ये कहने में सक्षम नहीं है कि सम ऑफ टू मैट्रिक्स निलपोटेंट होगा या नहीं, भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, तीसरा a हमने मान लिया प्यारे बच्चों 0 0 1 0, b हमने मान लिया 0 1 0 0। आपको साफ साफ दिख रहा है ये भी निलपोटेंट है और ये भी निलपोटेंट है। जब आप इनका प्रोडक्ट करने जाओगे ना, यहाँ से ए बी बराबर ये 0 0 0 1 आ जाएगा। और देखो इस कभी भी जीरो मैट्रिक्स, इसका कितनी बार भी स्क्वायर कर लो आप या कितना भी कर लो, पावर करते जाओ, कभी भी ये जीरो बनने वाला नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ ए निलपोटेंट था, यहाँ बी निलपोटेंट था, लेकिन इन दोनों तो ये निलपोटेंट नहीं है। इसी प्रकार अगर आप एक और एग्जांपल देखें कि ए अगर आपने ले लिया 0 1 0 0 और बी आपने लिया 0 0 या 0 2 0 0 ले लिया, अब आप इनका प्रोडक्ट करोगे, इनका प्रोडक्ट भी 0 0 0 0 आ गया, यानी कि खुद में निलपोटेंट मैट्रिक्स आ गया। तो कहने का आशय ये है कि जब हमने यहाँ पर देखा कि ए और बी निलपोटेंट हैं लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट निलपोटेंट नहीं आया, यहाँ पर ए और बी निलपोटेंट है, इनका प्रोडक्ट निलपोटेंट आया, तो प्रोडक्ट के बारे में भी हम ये कहेंगे कि यदि ए और बी दो निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट निलपोटेंट मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, मे और मे नॉट बी। दोबारा बोल रहा हूँ कि ए और बी अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स है तो ए प्लस बी निलपोटेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी प्रकार ए इंटू बी निलपोटेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलिए प्रश्न आपका हो गया है। अब हम बात करते हैं, एक प्रश्न और जहन में अवश्य आएगा कि सर आपने बताया कि दो मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स का सम निलपोटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दो निलपोटेंट मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निलपोटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस स्थिति में हम कैसे बताएं कि a प्लस बी कभी निलपोटेंट हो सकता है या इन दोनों का प्रोडक्ट निलपोटेंट हो सकता है। तो अब हम उस महत्वपूर्ण बात पे संपूर्ण जो उसके परिचय है, एक संपूर्ण जानकारी उसके बारे में हम आपको देना चाह रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जरा देखिए, मैंने लिखा हुआ है ए एंड बी आर निलपोटेंट मैट्रिक्स विच इज कम्यूटेटिव,
देन ए प्लस बी इज ऑल्सो निलपोटेंट। यानी कि ए आपका कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स है, बी आपकी कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स है, यदि वो दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होते हैं तो ए प्लस बी 100% आपका निलपोटेंट होगा ही होगा। लेकिन ये जो है ये बातों से नहीं चलेगा, लेकिन इसका हमें प्रूफ करना ही पड़ेगा। अगर हम इसका प्रूफ करने में असमर्थ रहे तो हम फिर इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। लेट ए एंड बी आर टू निलपोटेंट मैट्रिक्स, टू निलपोटेंट मैट्रिक्स विथ इंडेक्स m1 एंड m2। यानी कि एक का इंडेक्स m1 है, एक का इंडेक्स m2। इसका मतलब एक m1 में 0 बन रहा होगा, एक m2 पे 0 बन रहा होगा। तो a की पावर m1 बराबर कितना 0 और b की पावर m2 बराबर 0। नाउ मैं एक काम कर रहा हूँ, a प्लस बी की पावर m1 प्लस m2 माइनस 1 ले लेता हूँ। तो आप ध्यान से देखेंगे इसको कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, a प्लस होगा बी का होल क्यूब आपको पता है, लेकिन a प्लस बी की पावर m1 प्लस m2 माइनस 1 को कैसे लिखोगे? इसको हम लिखेंगे सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू m1 प्लस m2 माइनस 1 a की m1 प्लस m2 माइनस 1 सी आर a की पावर r b की पावर m1 प्लस m2 माइनस 1 माइनस r, ये आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? इसको मान लो क्वेश्चन फर्स्ट। देखो यहाँ से दो, ये आर क्या है, यहाँ आर जो है, ये जो आर है केस फर्स्ट, ये आर बच्चों ये m1 से बड़ा भी हो सकता है पहला, और केस दूसरा कि ये m1 से छोटा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया? तो अब इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करके चल रहा हूँ, ये केस फर्स्ट हो गया और ये केस सेकंड हो गया। यदि r का मान m1 से बड़ा है तो सिंपल सी बात है भैया, a की पावर r जो होगा वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि a की पावर m1 में ही 0 बन रहा है, तो उससे आगे की पावर पर तो 0 बनना ही बनना है। तो a की पावर r अगर 0 हो गया तो इसका मतलब a प्लस बी की पावर m1 प्लस m2 माइनस 1 100% क्या हो जाएगा? 0। दिस इम्प्लाइज a प्लस बी इज ऑल्सो निलपोटेंट। निलपोटेंट ये हमने प्रूफ कर दिया इस स्थिति में। अब दूसरा भी तो है, दूसरे में भी तो प्रूफ करना पड़ेगा। अब r का मान अगर m1 से छोटा है तो माइनस r का मान माइनस m1 से बड़ा होगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रखो तो b की पावर m1 प्लस m2 माइनस 1 माइनस r क्या होगा बेटा? b की पावर ग्रेटर देन, ये साइन आ जाएगा, m1 प्लस m2 माइनस 1, इस r की जगह माइनस m1। देखो m1 से m1 कटा तो बचा b की पावर ग्रेटर देन m2 माइनस 1। अब देखो ये ग्रेटर देन m2 माइनस 1 का मतलब यहाँ से दो चीज़ें बचती हैं। देखो m2 में से एक घटा रहे हो तो ये पावर या तो m1 के बराबर होगी, m2 के बराबर होगी, या ये m2 से भी बड़ी होगी। इन दोनों स्थिति में इसका मान क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब b की पावर m1 माइनस m2 माइनस 1 माइनस r का मान 100% 0 आएगा। और ये 0 आएगा तो ये यहाँ तो इस वाले के लिए तो a की पावर r 0 बन जा रहा था और इस वाले के लिए ये 0 बन जा रहा है। तो इस स्थिति में भी a प्लस बी की पावर m1 प्लस m2 माइनस 1 पक्का क्या होगा? 0 होगा। तो दोनों केस में ये निलपोटेंट आ गया। लेकिन पता है प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न उठता है कि ये निलपोटेंट कौन सी पावर पे जाके बनेगा, यानी कि कौन सी पावर पे जाके इसका इंडेक्स क्या होगा। देखो हमने ना एक स्वतंत्र नंबर लिया m1 प्लस m2 माइनस 1 और हमने दिखा दिया कि इस पे ये 0 आ रहा है। लेकिन अब हम इंडेक्स की अगर बात करें तो हम उसको ये इंडेक्स होगा ये नहीं बता सकते। हम उससे ये कहेंगे देखो हमने एक स्वतंत्र नंबर लिया था m1 प्लस m2 माइनस 1, वहाँ पर ये 0 बन गया, तो इसका मतलब है कि ये इससे पहले भी 0 बन सकता है। तो इसका इंडेक्स या तो यही होगा या इससे नीचे वाला नंबर होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बड़ा होने का मतलब ये सबसे पहले हमने तो दिखा दिया यहाँ पर ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका इंडेक्स या तो ये होगा या इससे छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इंडेक्स ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू m1 प्लस m2 माइनस 1। ये बहुत सुंदर सा प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था, इसको आप लोगों को आना भी चाहिए। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि a प्लस बी कॉम्पिटिटिव तब होगा, नहीं सॉरी, a अगर निलपोटेंट है, b अगर निलपोटेंट है तो a प्लस बी भी निलपोटेंट तब होगा जब वो दोनों क्या होंगे? कॉम्पिटिटिव होंगे। अब एक और सिमिलर प्रॉब्लम है कि भी a एंड b दो निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं, वो कम्यूटेटिव हैं ईच अदर, तो क्या a b भी निलपोटेंट होगा, हाँ या ना? चलिए देखते हैं। लेट a
and B are two nilpotent matrix of index m1 एंड m2, दोनों का इंडेक्स m1 और m2 है। तो इसका मतलब a की पावर m1 बराबर 0 और b की पावर m2 बराबर 0। सिंस a एंड b आर कम्यूटेटिव, a एंड b आर कम्यूटेटिव और a और b कम्यूटेटिव हैं, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों a b बराबर ba होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो a b बराबर b आ गया। अब हम एक काम करते हैं, a इंटू बी की पावर मिनिमम ऑफ इन दोनों में जो छोटा है m1 और m2 में जो छोटा है उसको ले लिया। चूंकि ये कॉम्पिटेटिव है तो इसका मतलब ये अलग अलग हो जाएंगे। a मिनिमम ऑफ m1 कॉमा m2, b मिनिमम ऑफ m1 कॉमा m2। अब जरा ध्यान सुनना, अगर m1 और m2 में छोटा m1 है तो ये 0 बन जाएगा क्योंकि a की पावर m1 0 है। अगर m1 और m2 में छोटा m2 है तो b की पावर m2 0 है। दोनों स्थिति में हमारी ही जीत है, यानी कि पूरा का पूरा क्या बन गया 0। तो इसका मतलब अगर a निलपोटेंट है, b निलपोटेंट है, दोनों कम्यूटेटिव है तो उनका प्रोडक्ट 100% निलपोटेंट अवश्य होगा। और जिसका इंडेक्स क्या होगा, एंड दिस इंप्लाइज a b इज ऑल्सो निलपोटेंट विथ इंडेक्स। इंडेक्स क्या होगा बेटा? अब देखो ये इस नंबर पे 0 बन रहा है, लेकिन इससे पहले भी 0 बन सकता है। तो इसका मतलब इसका इंडेक्स हो गया लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ m1 कॉमा m2। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यहीं पर 0 बनेगा। जैसे आपने देखा था, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था कि जैसे a था बच्चों, a बराबर 0 1 0 0 था, b बराबर 0 2 0 0 था, और आपने देखा इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ गया वो ये आ गया। अच्छा देखो, इसका इंडेक्स कितना 2 क्योंकि a स्क्वायर पे 0 बनेगा, इसका इंडेक्स कितना 2 क्योंकि b स्क्वायर पे 0 बनेगा, लेकिन इनका प्रोडक्ट कितना आया 0, इसका इंडेक्स 1 आ गया। देखो, जबकि इन दोनों में 2 और 2 में मिनिमम कौन था 2। तो कहने का आशय ये है कि इनका प्रोडक्ट इससे पहले भी 0 आ सकता है, जैसे ये एग्जाम्पल था, लेकिन यहाँ पर तो 0 आएगा ही आएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो इसका मतलब अगर a और b कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स हैं और a और b निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट को निलपोटेंट होने से इस संसार में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए एक और प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम पर भी चर्चा कर लेते हैं। a एंड b दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और a b निलपोटेंट है। तो मान लेते हैं लेट a b इज निलपोटेंट। अगर ये निलपोटेंट है विथ इंडेक्स m, मान लिया, चलो विथ इंडेक्स m, तो इसका मतलब हो गया a की पावर m बराबर 0, इसका मतलब a b की पावर m बराबर 0। अब इसका मतलब ये a b जो है m टाइम प्रोडक्ट होके 0 आया होगा, इतना तो सब लोग समझते हैं ना। a b पे कितना आएगा 0 आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं लेफ्ट साइड प्री मल्टीप्लाई बाई b पोस्ट मल्टीप्लाई बाई a, तो क्या हो जाएगा देखो, ये बी ए फिर बी ए और लास्ट में ए बी और राइट में ए से मल्टीप्लाई करना तो ए, तो ये बी ए जो है ये अब m+1 टाइम हो जाएगा। तो हमने देखा कि बी ए की पावर m+1 पक्का क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, बी ए इज ऑल्सो निलपोटेंट मैट्रिक्स विथ इंडेक्स। अब इसका इंडेक्स क्या होगा, विथ इंडेक्स, इसका इंडेक्स क्या है मैं आपको पहले बता दूं कि ये भी जो है इससे पूर्व भी 0 बन सकता है, तो इसका इंडेक्स भी लेस देन इक्वल्स टू m+1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यदि ए बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी निलपोटेंट मैट्रिक्स है, तो बी ए बी 100% निलपोटेंट मैट्रिक्स बनेगा ही बनेगा। हो सकता है उसका इंडेक्स में थोड़ा परिवर्तन हो जाए। चलिए इतना हो गया। अब एक अंतिम प्रश्न और कर लेते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स का, कि यदि ए निलपोटेंट है देन ए की पावर k इज ऑल्सो निलपोटेंट। कैसे देखो, मान लिया ए निलपोटेंट है जिसका इंडेक्स
m है, तो a की पावर k की पावर l अगर मैं करूं, ये 0 बनेगा इफ l इक्वल्स टू m अपॉन k का सेलिंग फंक्शन। यानी कि जैसे मान लिया अगर आपने बोला कि A कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसका इंडेक्स प्यारे बच्चों 3 है, 7 है, चलिए, और ये मैट्रिक्स है आपका A जो है 8 क्रॉस R की। अब कोई आपसे पूछ रहा है क्या A क्यूब निलपोटेंट होगा कि नहीं होगा, तो आप जरा ध्यान से देखना, A क्यूब की पावर 1 करूं तो A क्यूब, A क्यूब की पावर 2 करूं तो A6 अभी भी निलपोटेंट नहीं बना, A क्यूब की पावर 3 करूंगा तो A की पावर 9 अब जाके 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि A की पावर 7 क्या है बेटा? 0। A की पावर 7 0 है तो A की पावर 8 0 होगा, A की पावर 9 भी 0 होगा। तो मैंने क्या कहा, ये देखो, इसका मतलब है कि यहाँ पर A की पावर 3 की पावर क्या करूँ कि 0 आ जाए, तो L का मान क्या होगा? 7/3 का सेलिंग फंक्शन। और ये कितना होगा बेटा? 2 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, कितना आया? 2.3, और इसका जब सेलिंग फंक्शन निकालोगे तो कितना आ गया आपका? 3। तो यानी कि एक समरी में दे दूं कि A निलपोटेंट है, B निलपोटेंट है, उन दोनों का सम निलपोटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब होगा कब? जब A प्लस B निलपोटेंट तभी होगा जब A एंड B कम्यूटेटिव होगा। प्रोडक्ट निलपोटेंट तब होगा जब वो दोनों कम्यूटेटिव होंगे। A भी निलपोटेंट है तो B भी 100% निलपोटेंट होगा। A अगर निलपोटेंट है तो A की पावर K भी आपका निलपोटेंट होगा। तो आज हमने निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। अगर इतना सब कुछ आपको आ जाएगा ना, तो आगे आने वाले निलपोटेंट मैट्रिक्स से जितने संबंधित कॉन्सेप्ट होंगे, मैं आपको वचन देता हूं कि आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। बस मैं आपसे एक आशा भी करता हूं कि जितना मैं इसको पढ़ा रहा हूं ये आप अच्छे तरह से सीख लीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में बहुत जल्दी।